Hello everyone. As the Z exam is over and now you are to waiting for the response sheet to come up and you can match your answers. So before that, I thought that I should come up with a video so that you can check your answers, actual answer keys, because I have seen many different videos where people are giving different answers. So check this video till the end, and I'm sure you will appreciate the solutions given in this video. So as you know, there were 28 questions. Out of that, 6 were DI and 2 were DS, and 20 questions were appeared from Quant. So in this video, I'm going to give you all the solutions for those 20 Quant questions as I have find it exact data. So I can present the answer of those 20 questions. So match your answers and see the solutions. Now this was the first question. As I see that Z paper में कुछ question ऐसे थे जो it seems to be easy and you tend to get wrong answer still because जल्दबाजी में आंसर मार्क किया और जो लग रहा था वो हमने आंसर मार्क कर दिया. Many people marked the answer for this question as the longest diagonal and they marked it like 2 square plus 2 square plus 2 square. As the side was 2, so हमने longest diagonal निकाल के मार्क कर दिया और हमने आंसर मार्क कर दिया रूट 12 which is 2 root 3. Now in that case this answer was possible if the end could have been fly or float. In this case it is given that non-flying end, so it cannot fly, it has to just crawl. तो ये आंसर गलत हो गया. फिर कुछ लोगों ने क्या गलती की, उन्होंने एक डायगोनल मैच किया और फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐड कर दी. तो ये वाला आंसर भी काफी लोगों ने निकाला, एक डायगोनल निकाला और फिर +2 कर दिया. ये भी ऑप्शन में था. The answer was root 8 plus 2, which is 2 root 2 plus 2. Now both the answers are wrong, guys. Because this is correct, but this is not the smallest value. So minimum distance नहीं आई. तो ऐसे क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हो, अपना इस वाली दीवार को अगर आप थोड़ा सा सोचो वो कैसे गई होगी, वो एक यहाँ तक नहीं आई है डायगोनल तक, ना वो बीच में कहीं तक आई है और फिर वो ऐसे गई है, समथिंग लाइक दैट. जब आप इसको ओपन करते हो ना, अब ये तो तुम्हें दिख नहीं रहा यार ये कैसे होगा, तो इसको ना एक स्ट्रेट लाइन की तरह से ट्रीट करा, दैट डिस्टेंस हैज टू बी स्ट्रेट. तो इसको ओपन कर दो, इसको नीचे गिरा दो. तो बेसिकली अब क्वेश्चन इज कि उसको यहाँ से यहाँ पे आना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है. तो आप देखो ये 2, ये आपने नीचे गिरा दिया, तो दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज हाइट, दिस इज 2. तो बेसिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ट्रेवल करेगी वो ये वाला होगा, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक है. अब तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज रूट 20 which is 2 root 5. That is the correct answer, guys. So not 2 root 3, not 2 root 2 plus 2. The correct answer is 2 root 5. तो ये आई थिंक काफी लोग गलत करके आए बट गलत करके आए. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालो. क्लियर है. नाउ ये वाला जो क्वेश्चन था, आई थिंक आई डू नॉट नो व्हाट दे वांटेड टू आस्क, बट अगर क्वेश्चन विगर जार के लिए है तो फिर आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 85. बट क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट दे वांटेड टू आस्क, दे वांटेड टू आस्क फॉर ग्लास. तो अगर आप ग्लास का आंसर निकालते हो देन द आंसर इज 72.5, जो मेजोरिटी जनता मार्क करके आई है. मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो आई ऑल्सो गॉट 72.5. अदरवाइज तो कोई सेंस बनता नहीं है इस क्वेश्चन का. तो अगर हमें देखते हैं आंसर की क्या बोलती है, बट अगर हमें ग्लास का निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. स्मॉल जार में जो परसेंटेज दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है वाटर, लाइम एंड शुगर का, दैट इज गिवन एज 90:7:3. एंड जो ग्लास है उसके अंदर there is only water and sugar in certain proportion, we do not know. And in the bigger jar, when these two are put up into bigger jar, the ratio of all three becomes 85:5:10. तो आप खुद सोचो यार कि अगर बिगड़ जार के लिए क्वेश्चन पूछा तो मेरे लिए तो क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो 85 आउट ऑफ 100, 85% आंसर हो जाएगा. पता नहीं, मतलब अभी रेस्पॉन्स शीट आने पे पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है. ये अभी मेमोरी बेस्ड है. तो 85% होगा अगर बिगड़ जार के लिए होगा, लेकिन अगर ग्लास के लिए क्वेश्चन होगा तो कैसे करना था, मेक इट सेम फॉर दीज टू. क्योंकि लाइम तो हमने ऐड नहीं किया, हमने इसमें वाटर और शुगर ऐड किया है, लेकिन लाइम तो ऐड नहीं हुआ. तो लाइम यहाँ पे जितना था उतना यहाँ पे भी होगा. तो मेक इट सेम. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो. यानी कि जो इनिशियल रेशियो था आपके पास वो था 450:35:15, और जो फाइनल रेशियो आ गया आपके पास दैट कम्स आउट बी 595:35:70. तो यानी कि हमने जो शुगर ऐड किया दैट वाज 55
ये हमने कुछ भी ऐड नहीं किया यहाँ पे, और दैट इज एडेड एज 145। तो जो वाटर का परसेंटेज था ग्लास में, दैट हैज टू बी 145 आउट ऑफ 200, जो आई थिंक काफी सारे लोगों ने किया है, जो लॉजिक बनता भी है क्वेश्चन का। आंसर आना चाहिए था 72.5%। अब उन्होंने बिगड़ जार क्यों पूछा है मुझे नहीं पता, या तो गलती से हुआ है या इंटेंशनली हुआ है। अगर इंटेंशनली हुआ है तो अगेन 85 है, अगर गलती से हुआ है तो फिर दे विल कम अप विद 72.5, पता नहीं। तो अगर ग्लास के लिए होता तो 72.5, बिगड़ जार के लिए 85%। Now again, this was an easy question, guys. There is a four-digit number ABCD. All digits are distinct. This is maximum 3, so less than equal to 3. And when you divide B by C, then the result is A. And this is the least digit. So if I take it, let's say 1. Now 1 is not possible because B divided by C अगर 1 आ रहा है मतलब दोनों digit same है. But बोला हुआ है कि distinct है, so that is not possible. 1 cannot be the value of A. So if I take it 2, तो B को C से डिवाइड करने पे 2 आना चाहिए, और ऑल द डिजिट्स हैज टू बी डिस्टिंक्ट, तो 6 एंड 3 ले सकता हूँ, या फिर मैं 8 एंड 4 ले सकता हूँ। 5 एंड 10 तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि डिजिट है, लीस्ट डिजिट है, तो इस केस में 2 अगर इसको लिया है तो 1 लेना पड़ेगा। दो वैल्यूज, इफ आई टेक इट 3 और ये डिस्टिंक्ट है, तो एक ही केस है मेरे पास जब मैं 6 और 2 ले सकता हूँ। तो अगेन दिस इज लीस्ट, तो ये 1 है, मैं 9 3 नहीं ले सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट है, मैं 3 1 नहीं ले सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट है। यही 3 केस बनता है। ये होना चाहिए था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। आंसर है 3। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन गाइस, नॉट इजी बट डूएबल। जेड में इतना टाइम होता है कि आपको ये सब क्वेश्चन करने चाहिए थे। तो जैक एंड सृष्टि इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ जैक बिकम्स हाफ एवरी मंथ। तो अगर आप 6 मंथ के बाद निकाल रहे हो, मतलब आप हाफ 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 6 टाइम कर रहे हो, यानी कि आपको हाफ 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 6 बार करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 1/64 करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मैं पहले से ही जैक और सृष्टि का जो अमाउंट है, वो मैं पहले से ही 64 का मल्टीपल ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों अमाउंट इक्वल है। तो मैंने इसको भी 64 के ले लिया, इसको भी 64 के ले लिया। जैक का अमाउंट आफ्टर 4 मंथ्स कितना हो जाएगा, 64 के का हम 1/2 करेंगे 4 टाइम्स, 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 64 के का 1/16 विच इज 4 के। और इसमें से हम हर महीने 15,000 माइनस कर रहे हैं, तो आफ्टर 4 मंथ दिस विल बिकम 64 के माइनस 60,000। आप 60,000 नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, आप ये 0 0 बाद में भी लगा सकते हो। तो आई एम जस्ट राइटिंग 60। नाउ ये रेशियो जो है आफ्टर 4 मंथ्स, दिस विल बी दिस मच, 4 के अपॉन 64 के माइनस 60, दैट इज इक्वल जो इनका 6 मंथ के बाद अमाउंट था। 6 मंथ के बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 मंथ के बाद इसका अमाउंट हो जाएगा 64 के का 1/2 का 1/6, 64 1/64 करेंगे तो के रह जाएगा, और इसका जो अमाउंट आ जाएगा उसमें से आप 90,000 माइनस कर, इसका जो अमाउंट है इट विल बी 64 के माइनस 90,000। अगेन 1000 आई एम नॉट राइट। इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो वो सेम था। दैट इज द क्वेश्चन। 4 आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते थे, दैट विल बी 16 के माइनस 15 के, आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते थे, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 के माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 64 के माइनस 90, और 48 के की जो वैल्यू आ जाएगी वो 75 आ जाएगी। आपको चाहिए इनिशियल अमाउंट विच इज 64 के, तो 64 के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 75 अपॉन 48 के इंटू 64 के, के विल बी कैंसल्ड आउट, दैट इज 16 इंटू 4, दिस इज 16 इंटू 3 एंड दैट इज 25, दिस कम्स आउट टू बी 100। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि हमने 3 0 नहीं लगाए, तो आप उसको बाद में लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा 1 लाख। बस इतना सी क्वेश्चन था। इतना टाइम है जेड में, तो यार ये क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे ना। तो अगर आपने ये 64 के ले लिया होता तो आपकी कैलकुलेशन और आसान होगी। बस यही सीखना होता है। ये भी देखो लॉजिकल क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट का जो एवरेज था, अब इसमें कुछ लोग आंसर गलत बता रहे हैं यूट्यूब पे, वो चैनल पे ले तो लेते हैं वीडियोस, बट दे आर नॉट श्योर कि क्या बोलना है क्या नहीं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी गलत बताते हैं स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट का अगर एवरेज 40 है तो टोटल हैज टू बी 200। अब ये बताओ, एवरेज की, एवरेज का जो भी हमने फंडा पढ़ा है, अगर एवरेज 40 है तो क्या सारे अमाउंट 40 से ज़्यादा हो सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्या सारे अमाउंट 40 से कम हो सकते हैं? नहीं, ना तो सारे 40 से कम हो सकते हैं क्योंकि फिर एवरेज 40 कैसे आएगा, ना ही सारे 40 से ज़्यादा हो सकते हैं, फिर तो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो वन थिंग इज वेरी श्योर, वन ऑफ देम हैज टू बी लेस देन 40 एटलीस्ट, एंड वन ऑफ देम हैज टू बी ग्रेटर देन 40। तो आपको सिर्फ वही वाला ऑप्शन चेक करना चाहिए था जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो,
एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी लेस देन 40 और यही आंसर था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लेस देन 40। एक तो छोटा हो गई होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बड़े हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यही आंसर था, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लेस देन 40। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। तो अगर आपको शू लेस मेथड आता है एरिया निकालने का, जो हमने क्लास में भी किया है, तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे। आप एक्चुअल वैल्यू लेके भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको वैल्यूज एज्यूम करके कराया। कैसे कराया वो देखो। ये ए कोऑर्डिनेट है, दैट इज ए कॉमा बी माइनस टू सी। बी के कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं ए कॉमा बी प्लस फोर सी, बी प्लस फोर सी। और सी के कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं माइनस टू ए कॉमा थ्री सी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कुछ एज्यूम कर लिया, क्योंकि ऑप्शन सारे ए बी सी के टर्म में है। तो मैंने मान लिया ए वन है, ए वन है, बी टू है। अगर बी टू है तो मेरे को इसको अगर जीरो बनाना है, तो सी को मैं वन ले सकता हूँ। तो मैंने ये तीन वैल्यू ले ली। तो अगर ये तीन वैल्यू ले ली तो मेरे कोऑर्डिनेट आ गए ए के वन कॉमा जीरो, टू माइनस टू। इसके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे वन कॉमा टू प्लस फोर सिक्स। इसके कोऑर्डिनेट आ गए मेरे माइनस टू कॉमा थ्री। तो मेरे ये कोऑर्डिनेट आ गए। एरिया कैसे निकालते हैं शूलेस मेथड से, वो देखो। दैट इज वन कॉमा जीरो, वन कॉमा सिक्स, माइनस टू कॉमा थ्री, और एक इसको रिपीट कर देते। तो शूलेस मेथड ये होता है, प्रोडक्ट वन इंटू सिक्स प्लस वन इंटू थ्री माइनस टू कॉमा जीरो इज जीरो। तो सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस जीरो इज नाइन, हाफ ऑफ दैट, माइनस इनका प्रोडक्ट जीरो माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री आना चाहिए था। अच्छा हाँ ठीक है, माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री इज माइनस नाइन, करेक्ट है। तो माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री दैट इज माइनस नाइन, तो नाइन प्लस नाइन हो जाता है एटीन, और मेरा आंसर आ रहा है नाइन। अब नाइन के टर्म में तो ऑप्शन है नहीं, तो जिस भी ऑप्शन में मैं ए और सी की वैल्यू डालूं या बी और सी की वैल्यू डालूं, मेरा आंसर नाइन आना चाहिए। जस्ट लुक एट नाइन ए सी। ए और सी की वैल्यू वन वन है, तो नाइन ए सी की वैल्यू भी नाइन होगी। सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि बी की वैल्यू टू है, तो जहां जहां बी आएगा इट विल बिकम ट्वेल्व या एटीन। तो ओनली वन ऑप्शन इज पॉसिबल, और इतना रिस्क लेना तो बनता है। नन भी है, लेकिन इतना रिस्क लेना तो बनता है, नहीं तो आप एक और वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। तो आंसर आ गया नाइन एसी गाइस। ये होना चाहिए था अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमने क्लास में करा है। तो एक चेस बोर्ड है, जिसमें हमने कॉर्नर वाले वन इज टू वन के स्क्वायर है 64। वो कह रहा है साइड कॉमन होनी चाहिए। तो जब भी आपके पास साइड कॉमन होती है, तो या तो आप ये दोनों सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, राइट, या फिर आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी दो। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको बेसिकली टू टू वन के रेक्टेंगल निकालने। हमने क्लास में एग्जैक्ट क्वेश्चन करा हुआ है, कैट का क्वेश्चन है टू टू वन के रेक्टेंगल निकालने में। तो टू की डायमेंशन होती है सेवन, वन की डायमेंशन होती है एट, और इसका डबल कर देना। डबल क्यों? क्योंकि टू टू वन में ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ, टू टू वन में ऐसे भी ले सकता हूँ। तो टू टू वन के जो रेक्टेंगल आएंगे वो आएंगे 112। ये हो गए मेरे टोटल फेवरेबल वेज। और टोटल वेज कितने हैं? 64 इंटू 63, पहला स्क्वायर 64, दूसरा 63 वेज से लेने के टोटल तरीके। इसका जो आंसर आता है वो आता है 112 डिवाइडेड बाय 2016। अदरवाइज आप मैनुअल कर सकते हो, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। कॉर्नर के लिए दो वेज, इन रो के लिए तीन वेज। तो सिक्स 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 24 रोज है, उन सब के लिए तीन रो में जो स्क्वायर है। और जो मिडिल में है वो है 36, उनके लिए है फोर वेज। लेकिन इसको हाफ जरूर करना, क्योंकि ये डबल काउंट है, दैट कम्स आउट बी 224। बट इसका हाफ जरूर करना, क्योंकि ये वाले के साथ ये वाला भी काउंट कर रहे हो, और इसके साथ ये वाला दोबारा काउंट कर रहे हो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो 112। अदरवाइज बेटर वेज, शॉर्टकट वेज, टू टू वन के रेक्टेंगल निकाल लो एक सेकंड। ये हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन कैट के टाइम पे करा था। इस क्वेश्चन में गाइज मेरे को लग रहा है डेटा थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोगों ने इसका आंसर तीन बोला है, बट तीन इज नॉट पॉसिबल। आंसर इज डेटा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आई हैव चेक फॉर मेनी वैल्यूज, बट वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो देखो। इफ आई ओपन इट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पी इज इक्वल टू 7p. So if I club these two, I'll get x minus y into x plus y. And if I take minus p common, I'll get x plus y.
x plus y again will be common. अब मेरे को ये बताओ, अगर p प्राइम है और आपने ये भी पढ़ा है कि यार अगर ये इंटीजर लाने हैं, आपको पॉजिटिव इंटीजर लाने हैं, तो x प्लस वाई या तो इवन होगा, अगर ये इवन होगा तो x माइनस वाई भी इवन होगा, तभी जब आप इनको ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा 2x, और x इंटीजर आएगा। या फिर दोनों ऑड होंगे, x प्लस वाई अगर ऑड है तो x माइनस वाई को भी ऑड ही होना पड़ेगा, तभी इनका सम इवन आएगा 2x का। नहीं तो अगर आप एक को ऑड और एक को इवन लोगे तो ये सम ऑड आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो या तो दोनों ऑड होने चाहिए, दोनों इवन होने चाहिए। अब p क्योंकि प्राइम नंबर है, और अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ, लेट्स से ये 2 है, 7 इंटू 2 14 है, तो ये तो 2 हो गया, 14 हो गया। अब ये क्योंकि इवन टर्म है तो दोनों ऑड तो नहीं हो सकते, तो दोनों इवन रहे होंगे। अगर ये भी इवन रहा होगा, खुद सोचो, ये अगर इवन रहा होगा और मेरे को यहाँ पे 14 लाना है, तो अगर मैं बोलता हूँ ये इवन है, ये 14 है, तो हो सकता है ये 1 हो, 14 इंटू 1, तो 1 लाने के लिए इसको 3 लेना पड़ेगा 14 इंटू 1 के लिए। लेकिन इस केस में ये ऑड आ गया, इवन आ गया, नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलता हूँ ये ऑड है, ऑड तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये 2 है तो इसको 7 होना पड़ेगा, इसको 7 होने के लिए इसको 9 होना पड़ेगा, अगेन नॉट पॉसिबल। तो ना तो ये 7 इंटू 2 हो सकता, क्योंकि ये ऑड इंटू ऑड तो हो ही नहीं सकता। देखो काफ़ी लोगों ने क्या गलती की, काफ़ी लोगों ने ये कर दिया, काफ़ी लोगों ने ये कर दिया कि 7 इंटू 2, इसको 4 ले लिया, 7 इंटू 2, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे इंटीजर नहीं आएगा guys। तो अगर ये 2 है तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये ऑड है, ध्यान से देखना, अगर ये ऑड है तो ये टर्म ऑड आ गई, तो ये भी ऑड। अब ये क्योंकि ऑड है और इसको भी तुम्हें ऑड बनाना है, तो अब इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, इसको इवन लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसको इवन होगा तभी ये ऑड आएगा ना, ब्रैकेट ऑड इंटू ऑड, तभी यहाँ पे ऑड आ रहा होगा। लेकिन इस केस में अगर ये इवन हो गया, ये ऑड आ गया, अगेन इट विल नॉट बी इंटीजर। तो ये ना डेटा इनकंसिस्टेंट है, मुझे नहीं पता क्या गलती हो रही है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। काफी लोगों ने इसका आंसर 3 दे दिया, 3 माइनस 2 करके आंसर दे दिया कि आंसर आ जाएगा, बट नहीं आएगा। आंसर इज डेटा इनकंसिस्टेंट गाइस, तो आंसर ना होना चाहिए था, नॉट पॉसिबल। ये भी ठीक था क्वेश्चन। 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, उनका जो सम है दैट इज 1740। अब मुझसे पूछा गया है एच सी एफ, तो अगर मुझसे एच सी एफ पूछा गया तो डेफिनेटली जो नंबर है वो एच सी एफ के फॉर्म में होंगे, कुछ कॉमन होगा उनमें। तो मैंने इनको लिख लिया एच एक्स प्लस एच वाई प्लस एच जेड प्लस सो ऑन एच पी, सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, दैट इज 1740। तो अगर मैं बोलूँ यार इनमें कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपको क्या करना था, आपको बस यही तो देखना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या निकाल सकते हैं, और इनका जो मिनिमम से मिनिमम सम है वो कितना होगा सोचो। अगर मेरे को इसको हाईएस्ट देना है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव या 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर का जो सम आता है वो 28 आता है। अब देखते हैं इसमें 28 का कोई फैक्टर है क्या। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, दैट इज 2 इंटू 87 इंटू 2 इंटू 5। अब यार ये है 3 इंटू 29, यानी कि गाइस अगर मेरे को इसको कम से कम वैल्यू देनी है तो मैं 28 तो दे नहीं सकता, 28 तो नहीं है, तो मैं इसको कम से कम 29 दे सकता हूँ। अगर मैं इसको कम से कम 29 दे दूंगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको दे दूंगा। तो अगर मैं 29 कैसे बनाऊंगा, 7 की बजाय मैं 8 ले लूंगा, इन सब का जो सम आएगा वो 29 आ जाएगा ना। एक बढ़ा दिया मैंने, 7 की बजाय 8 ले लिया, तो 29 इनका सम, और जो एच सी एफ हो गया उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 10 60। तो 29 इनका सम हो जाएगा और 60 आ जाएगा एच सी एफ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो दैट वाज अ क्वेश्चन, अगेन डूएबल क्वेश्चन होना चाहिए था, ये भी मुश्किल नहीं था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते थे। उन्होंने कुछ मैचेस खेले हैं जिनमें उनका परसेंटेज 40 है, इसके बाद इन्होंने कुछ और मैचेस खेले जिसमें सारे जीत लिए, अब उनका विनिंग परसेंटेज 50 हो गया। कितने खेले हमें नहीं पता, तो अभी इससे काम नहीं करते हैं, आगे आते हैं। अभी हमारा विनिंग परसेंटेज कितना है, 50%। अब उन्होंने 15 मैचेस और खेले और सारे जीत लिए, अब जो विनिंग परसेंटेज है वो हो गया 60%।
नाउ दैट इज अ क्वेश्चन। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आ गया तो मैं ये नंबर भी निकाल सकता हूँ, दैट इज 40:10, 4:1 का रेशियो है। ये नंबर मेरे को पता है 15 मैचेस है, अगर 115 को डिनोट करा तो 460 को डिनोट करेगा, यानी कि यहाँ पे हमने टोटल मैचेस खेल दिए थे, यहाँ पे हमने टोटल मैचेस जो खेले थे वो 60 खेल लिए। हमसे पूछा गया इनिशियली कितने खेले थे, तो इन दोनों का सम तो 60 पता चल गया, और यहाँ से रेशियो भी आ गया कि ये 50 है और ये 10 है, और ये इनका सम 60 आ ही रहा है ऑलरेडी। तो ये सम हमें पता है 60 है, यानी कि पहले हमने खेले होंगे कितने मैचेस, हमने खेले होंगे 50 मैचेस। आंसर आएगा 50 इस क्वेश्चन। तो आप आंसर मैच करते जाओ, आंसर है 50। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। जोस borrowed a principal at 10% SI and invested in a stock at the end of first year। तो अब इसका सोल्यूशन देखा करो, देखो मैंने मान लिया कि इसने बोरो किया 100 रुपये फर्स्ट ईयर तक। फर्स्ट ईयर में क्या किया उसने, 1/5 लौटा दिया, तो उसने 20 रुपये लौटा दिए, प्रिंसिपल का 20। यहाँ पे फर्स्ट ईयर तक इंटरेस्ट एक्रू हो गया होगा 10 रुपये। अब रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना है, रिमेनिंग प्रिंसिपल है 80। सेकेंड ईयर में उसने क्या किया, अब 80 रुपये पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर के एंड में उसने 50% का रिमेनिंग पी लौटा दिया, मतलब रिमेनिंग पी का 50%, यानी कि 40 रुपीज ने रिटर्न कर दिया। अगले साल इंटरेस्ट लग गया होगा 8 रुपये, ये अलग से चल रहा है। अब आपके पास 40 बचा है रिमेनिंग प्रिंसिपल। थर्ड ईयर में उसने क्या किया, थर्ड ईयर में उसने एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही रिटर्न द रिमेनिंग प्रिंसिपल, तो 40 रुपीज ने यहाँ पे लौटा दिया, और इस पे जो इंटरेस्ट लगा होगा यहाँ पे 4 लगा होगा। अब प्रिंसिपल तो सारा लौटा चुका है, प्रिंसिपल तो कुछ बचा नहीं थर्ड ईयर के एंड में। फोर्थ ईयर में जो भी इंटरेस्ट एक्री हुआ था उसने वो वापस कर दिया, तो फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना एक्री हुआ था, 22 रुपये एक्री हुआ था, वो भी रिटर्न कर दिया। तो यानी कि टोटल जो उसने अमाउंट रिटर्न किया वो 122 रिटर्न किया, और उसके पास जो अमाउंट था वो हो गया 200। उसके पास कितना हो गया एट द एंड ऑफ, इफ द स्टॉक प्राइस बिकम डबल इन 4 ईयर्स, तो 4 साल के बाद उसका पैसा डबल हो गया है। लौटाया किसने उसने 4 साल में 122, तो प्रॉफिट कितना हुआ 78 का। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 97,500। तो अगर 78 97,500 को डिनोट कर रहा है तो वन डिनोट करेगा 97,000 डिवाइड बाय 78। 13 का मल्टीपल दिख रहा है इसी मेरे को, ये आ गया आपका 12,500। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल आएगा आपका 125,000,000, 125,000। मैंने शायद एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 6 से कैंसिल आउट, 13 से कैंसिल आउट किया था, 12,500 ही आएगा ये, तो 12,500 और 125,000 आता है आंसर, एक बार चेक कर लेना है, 1250 आता है, तो 1,25,000 आएगा। हाँ मैंने एक जीरो शायद एक्स्ट्रा लगा दी, क्योंकि 78 अगर 97,500 को डिनोट कर रहा है तो 12,500 और 100, 12,500 100, 1,25,000 ही आता है आंसर, देख लेना 125 के आएगा आंसर। जीरो वीरो को चेक कर लेना, क्योंकि दिख रहा है ऐसे कि 78 अगर 97,500 है, तो ऑब्वियस है कि अच्छा ये डबल जीरो है ना, ट्रिपल जीरो, ठीक है। तो 1250 इंटू, सही, बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा 125,000। तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। तो आई थिंक ये भी होना चाहिए था गाइज। तो आप देखो जरा हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको सारे सॉल्यूशन अभी तक समझ में आ गए तो एटलीस्ट लाइक कर दो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। ये अगेन टाइम लगता है इसमें, मेहनत लगती है, और ये मालूम है मैंने कल पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा और वो सेव नहीं हुआ, तो अब मैं दोबारा से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता है आपको। एक बार मतलब क्या ही हुआ इस वीडियो के साथ। तो अभी तक देखो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक डुएबल था, अगर हम पीछे जाएं, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल डुएबल था। 2 क्वेश्चंस, ये तो था ही 3, ये छोड़ सकते हैं, इस पे काफ़ी लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। 3, ये भी छोड़ सकते हो अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हें वैसे ही नहीं आता, ये भी छोड़ सकते हो। ये होना चाहिए था 4, ये होना चाहिए था 5, ये सब होने चाहिए था 6, 7। अब इसमें करा तो है काफ़ी लोगों ने, लेकिन आंसर वही हो रहा है कि आंसर क्या है इसका, कर तो लिया ही है। ये वाले भी करके आए हैं बट आंसर्स का भी गलत करके आए हैं।
तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें 7 मुझे लग रहा है डुएबल थे। और देखो आगे, आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन था। इनपुट 1 है, डेल्टा 1 पे डिजिट डबल हो जाएगी, और अगर वो 2 डिजिट का नंबर आता है तो आप डिजिट को ऐड कर दोगे। तो आपको बताना है 68 प्रेस करने पे डिजिट कौन सी आएगी। तो अभी आपके पास 1 है, यहाँ से आप प्रेस करना शुरू करते हो, तो आप सिंगल डिजिट को डबल कर रहे हो, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अगर डबल डिजिट आती है तो उसको ऐड कर देते हो, फिर डबल डबल करते हो, 14, फिर 5, फिर 10, और फिर वापस से आ जाता है ऐड करने पे 1। आप देखो ये 1 वापस से रिपीट हो गया कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर बार 9 प्रेस करने पे आपको 1 मिल रहा है। तो 63 प्रेस करने के बाद भी 1 मिलेगा। मुझे 68 प्रेस करने के बाद बताना था। तो बस देख लो यार, 1 2 3 4 5 काउंट करना था, 7 मिल जाएगा। इतना सही क्वेश्चन था गाइस, होना चाहिए था ये क्वेश्चन। 68 प्रेस करने के बाद आपको डिजिट मिलेगी 7। ये भी इजी क्वेश्चन था, आपको मॉड ए की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। दिस वाज आल्सो इजी, और पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं इसका, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालो, ये निकालो। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, कि अगर, अच्छा क्योंकि मॉड ए है इस वजह से हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर ए की वैल्यू होती तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती। अगर हम ए सोचें कि इसको अ, हम वी डू नॉट वांट टू हम सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, हम इसको कुछ भी माइनस नहीं करना चाहिए, हम चाह रहे हैं क्योंकि हम इसमें से अगर कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें चाह रहे हैं कि यार हम इसमें से कुछ माइनस ही ना करें। तो हम इसमें से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अगर हम इसको x इक्वल टू 4 डाल देते हैं, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, और हम इसमें से जीरो माइनस करेंगे। तो अगर आप a की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो इंस्टेड में आप 4 डाल देते हैं, आंसर आ जाता है आपका 7 + 2 दैट इज 9। अब क्योंकि मॉड है, तो आप ये सोच सकते हो यार ये तो हम बड़ी वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें तो मॉड ए चाहिए तो हम बड़ा बना सकते हैं। लेकिन आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, इसके बाद भी जो आंसर आएगा वो 9 से बड़ा नहीं आता। आप एक्स इक्वल टू 10 डाल के देख लो, 11 डाल के देख लो, क्योंकि ये वैल्यू भी बढ़ेगी, और उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आप मान लो 11 डाल के देखो, ये कितना आ गया 14, ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 22 माइनस 8 विच इज 14। तो अगेन द आंसर कम्स आउट टू बी 9। आप कोई भी वैल्यू डालो इसके बाद, आंसर हर केस में 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 9। लेकिन लॉजिकली ए की अगर मेरे को मैक्सिमम निकालनी होती तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इसको जीरो बना लेता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो। तो उस केस में भी मेरा जो आंसर आता है वो एक्स इक्वल टू 4 पे आएगा, विच इज 9। ये भी डुएबल क्वेश्चन था गाइस, इसमें भी कुछ नहीं था। एज यू नो कि हमें पैटर्न ढूंढना होता है, और आपने अगर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, जो हमने क्लास में पढ़ा था, प्रोडक्ट अगर डिनोमिनेटर में होता है तो क्या करते हैं, उससे भी आंसर आना चाहिए था एक बार। ए वन अगर 1 है तो ए टू क्या होगा, ए टू होगा 1/1 प्लस 1/A1। ए वन का मैं वैल्यू दे रखा 1, तो 1 + 1 ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर हम ए थ्री देखते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1 + 1/A2। ए टू का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा, 2 + 1 is 3, दैट इज 1/3। ए फोर और निकाल के देख लेते हैं, दैट इज 1/3, तो अगेन इट विल बी 1/4 एंड सो ऑन। तो वी गेट टू नो द पैटर्न कि यार हर वैल्यू जो आ रही है वो जितना है उतना ही डिनोमीटर में आ रहा है। तो अगर मेरे को इसका वैल्यू चाहिए था तो ये आ जाएगा 1 × 1/2 प्लस 1/2 × 1/3 प्लस 1/3 × 1/4 एंड सो ऑन, 1/2008 इंटू 1/2009। तो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है कि जब भी डिनोमीटर में प्रोडक्ट होता है तो हम एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। ऑल द टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट, सिर्फ पहला और आखिरी बचता है इसमें। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2008/2009। आई थिंक काफी लोग निकाल के आए वाला आंसर, बिल्कुल सही है, 2008/2009 इज करेक्ट आंसर। ये था इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ जेड। काफी लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यार ये क्या क्वेश्चन है। तो 25% डिस्काउंट पे खरीदा सीपी जो थी, और बेच दिया 10% डिस्काउंट पे एमआरपी के, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो आप कुछ भी एज्यूम कर लेते, एमआरपी अगर 100 है तो जो सीपी आएगी वो आएगी 25% डिस्काउंट पे, यानी कि 75।
100 माइनस 25 विच इज 75 पे हमने खरीदा और बेच दिया हमने 10% डिस्काउंट पे, यानी कि हमने 90 रुपये का बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 15 का 75। तो ये काफ़ी लोगों ने रीचेक किया कि यार यही सही सही क्वेश्चन है ना, यही तो कर रहा है। तो जेड से ये इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद थी नहीं किसी को, बट करेक्ट आंसर इज 20%। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रायंगल दिया हुआ था, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ए से, और ए कोई लाइन है, बी का लेंथ दिया था 5 और ई सी का लेंथ दिया था 2। यू हैव टू फाइंड आउट ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 सी डी। तो देखो अब ऐसा कोई ट्रायंगल स्पेसिफिक नहीं है, तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया। आई एज्यूम कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये साइड भी 5 होती और ये साइड भी 5 होती। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो मिड पॉइंट पे काटता है, तो ये 2.5 हो जाता बी डी, ये 0.5 हो जाता और ये मेरा 2 आ जाता इजी। तो अब देखो जरा ध्यान से, मैंने इसको कैसे किया, मैंने फिर से सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ए ई का लेंथ निकालने में आपको अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आई एम नॉट सॉल्विंग इट। सिमिलरली व्हाट इज ए ई स्क्वायर? ए ई स्क्वायर इज नथिंग, इट इज ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट इट आई गेट ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, जो मुझे चाहिए। ये कैंसिल आउट हो गया, आई गेट बी डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। अब मैं चाहता तो मैं फिर से बी डी प्लस डी ई और बी डी माइनस डी ई करके निकाल सकता था, लेकिन अब क्योंकि वैल्यूज सिंपल मिल गई है मेरे को, तो मैं यहीं पे स्क्वायर कर ले रहा हूँ। 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर विच इज 6.25 माइनस 0.25। इसकी वैल्यू 6 आ गई। और ये देखो सी डी की वैल्यू तो आपको पता ही है, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू 2.5। तो 6 सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। तो ये 15 आ गया और ये हमने अभी भी निकाला, ये 6 है, तो 6 प्लस 15 आंसर आ जाएगा 21। यही था आंसर। कोई सा भी ट्राइंगल हो गया, आंसर 21 है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था गाइस, ये होना चाहिए था। इसमें बोल रहा है दो लोगों के पास कोई अमाउंट है आर एंड एस, तो उन्होंने पहले डबल किया, फिर 20 माइनस किया, फिर डिवाइड बाय 5 किया। डबल किया, 20 माइनस किया, डिवाइड बाय 5 किया, दोनों का सम 16 आ गया। तो आपको मैक्सिमम डिफरेंस बताना था दोनों के अमाउंट। तो इसमें देखो, इफ आई टेक 5 LCM, that will become 2r minus 20 plus 2s minus 20, that is equal to 60। तो 2r plus 2s minus 40 is equal to 80। 2r plus 2s की वैल्यू 120 आ गई और r plus s की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60। तो इनका मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम डिफरेंस होगा अगर इसके पास 1 है और इसके पास 59 है, दूर दूर दे दो, तो इनका जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा वो आएगा 58। अगेन ए डूएबल क्वेश्चन। 59 माइनस 1, आंसर आएगा 58। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मुश्किल था, ये डिफिकल्ट था, ये काफ़ी लोग गलत करके आए। मैंने भी जब पहली बार किया था तो 92.5 आ रहा था। सेक्शन ए में जो मार्क्स हैं करेक्ट के, वो है आपके 2 मार्क्स, यहाँ पे है 3 मार्क्स प्लस 3, और यहाँ पे है 5 मार्क्स। इसमें अनअटेम्प्ट और इनकरेक्ट करने पे मार्क्स कट रहे थे 0.5। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं। आपसे पूछा था सिक्स्थ हाईएस्ट मार्क क्या होगा, व्हाट इज द सिक्स्थ हाईएस्ट। तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझते ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ सही तो मेरे को 2 नंबर मिलते हैं, बट अगर ऑन द अदर हैंड मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया या अनअटेम्प्ट छोड़ दिया तो मेरे को माइनस पॉइंट 5 मिलते हैं। तो जो डिफरेंस है एक क्वेश्चन सही करने का और एक क्वेश्चन ना करने का या गलत करने का, वो 2.5 है। एक जगह तो सही कर रहे हो, एक जगह गलत कर दे रहे हो, तो ये तो मिले ही नहीं, साथ में ये और कट गए। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 नंबर का है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 नंबर। तो अब ये बताओ हाईएस्ट कब आएंगे? हाईएस्ट जब आएंगे जब सारे सही कर दिए हो।
10 into 2 plus 10 into 3 plus 10 into 5, that is 100 मार्क्स। सेकंड आएंगे, सेकंड हाईएस्ट आएंगे जब आपने ये वाला क्वेश्चन एक गलत कर दिया हो, क्योंकि आपका 2.5 अंतर पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली बस यहीं पे खेलो। सेकंड हाईएस्ट आएंगे 97.5। थर्ड हाईएस्ट आएंगे जब 3 नंबर का डिफरेंस आए, बाकी सारे सही कर दिए, ये एक छोड़ दिया गलत कर दिया, तो 97। फोर्थ हाईएस्ट आप दो तरह से देख सकते हो, यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो भी 5, या फिर ये दो गलत कर दिए तो भी 5, तो यहाँ पे आएंगे 95। फिफ्थ आएंगे जब आपने एक ये और एक ये गलत कर दिया, 5.5 नंबर का डिफरेंस, तो 94.5। और सिक्स हाईएस्ट हो जाएंगे जब आपने ये वाले दो गलत कर दियो, यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस, यानी कि ये आएंगे 94, एंड दैट विल बी योर सिक्स हाईएस्ट मार्क्स। इसका आंसर 94 आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर। मैंने पहले 92.5 किया था, बट 94 ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन था गाइस, पैरेललो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन, वो भी इजी क्वेश्चन था। एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ये 90 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, एंड ये उसने दे रखा था, ये पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ये एरिया पूछा था, ये साइड दी हुई थी 4। तो अब ये बताओ, ये इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो 60 60 60 होगा, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड अगर 4 है तो ये भी 4 हो गई, ये 90 दिया ही होता है ऑलरेडी। और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ये एंगल अगर 60 है तो ये 120 होगा, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये 120 है तो ये भी 120 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। तो क्या ये 30 60 90 का ट्रायंगल नहीं है? क्या इसके एरिया नहीं निकाल पाते फटाफट से? साइड भी पता है 4 है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 90 के सामने वाली साइड अगर 4 है तो ये 2 आ जाती है, और ये 2√3 आ जाती। एरिया आ गया आपका, हाफ बेस इंटू हाइट, 30 के सामने वाला बेस है 2, हाइट है 2√3, आंसर आ जाएगा 2√3। तो ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था इसका, आंसर आएगा 2। और कौन सा बचा क्वेश्चन? एक ये वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार जो साइन 15 होता है उसको हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग, इट इज साइन 90 माइनस 75, दैट इज कॉस 75। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब ये बताओ वाइस वर्सा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार कॉस 15 क्या होगा? कॉस 15 होगा कॉस 90 माइनस 75, विच इज साइन 75। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस 15 की जो वैल्यू साइन 75 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर 75, दैट इज 1। बस यही, इसी पे पूरा गेम था, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 की वैल्यू 1 है। तो अब ये बताओ, अगर साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 की वैल्यू 1 है, मैं अगर इसका होल क्यूब कर दूं एक बार, तो ये टर्म मिल जाएगी, 6 आ जाएगा पावर, साइन पावर 6 15 प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होता है। अब ये बताओ, ये वैल्यू कितनी है? ये तो 1 है, और ये भी 1 है, तो 1 का क्यूब इज 1, दैट कम्स आउट टू बी साइन रेज टू पावर 6 15 प्लस साइन 675, ये भी 1 प्लस, तो ये 3 साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 75 बचेगा। मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, अगर 6 चाहिए तो मैं इसके दोनों साइड 3 3 ऐड कर दूँ, यानी कि इसकी वैल्यू आपको ये सॉल्व करने की जरूरत थी। इसकी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, राइट। सिमिलरली एक बार अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो अगेन यू विल गेट 1,
that will be sine 415 plus sine 475 plus 2 sin A sin B. यहाँ पे नीचे आपको फिर से 5 चाहिए तो 3 ऐड कर दो फिर से। तो आप ध्यान से नोटिस करो कि यार जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है क्या वही न्यूमरेटर की वैल्यू नहीं है, सेम ही तो बन गया ये। ऊपर वाली टर्म भी यही है, नीचे वाली टर्म भी यही बन गई, तो इसका जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 1। तो ये आई थिंक मुश्किल था, ये करने वाला क्वेश्चन था। अब मैंने आपको सारे ही क्वांट के क्वेश्चन करा दिए गाइस। अब बताओ जरा, क्या 10 15 12 13 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे? दिस अपॉन दिस करोगे आंसर आ जाएगा दिस अपॉन दिस विच इज 1। और कोई बचा है? हो गए सारे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के 20 जितने भी क्वांट के क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए आपको। और यहाँ तक हमने काउंट किए थे 7 थे। इसके बाद ये डेफिनेटली होना चाहिए था 8, ये होना चाहिए था 9, ये भी होना चाहिए था 10, ये तो होना ही चाहिए था 11, ये थोड़ा मुश्किल था छोड़ देते हैं, ये होना चाहिए था बिल्कुल 12, ये थोड़ा मुश्किल था, ये होना चाहिए था 13, ये मुश्किल था, ये छोड़ देते। तो मतलब कुछ ना करते तब भी यार 13 14 क्वेश्चन तो आप कर पा रहे हो आउट ऑफ 20। और बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचे हैं वो अलग, वो मैं देखे भी नहीं है, उनका डेटा नहीं है मेरे पास। तो बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचे हैं अगर आप उसमें से भी एक डेटा सेट उठा लेते 3 क्वेश्चन का और एक डीएस कर लेते तो आई थिंक अच्छा खासा अटेम्प्ट हो सकता था विद एक्यूरेसी। 16 17 का मतलब समझ रहे हो, 99.99 परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन एटलीस्ट। तो आउट ऑफ 28 अगर 16 17 क्वेश्चन अगर आपने पिक एंड चूज करके करे होते, अटकते नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम और आपने ना गलतियां कर दी एक्चुअली, करके तो आए हो। एक तो 72.5 वाले में गलती कराए, और एक एंट वाले में गलती कराए, और एक जो एक्स माइनस वाई था उसमें टाइम लगा दिया, क्वेश्चन ही गलत था। तो ये 3 क्वेश्चन की वजह से ना तुमने थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर दिया, नहीं तो अच्छा हो जाता। और बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं। नाउ यू कैन मैच विद द आंसर की क्या बोल रहे हैं। थैंक यू। और if you want to see all the videos, kindly like and you can share this video among your peer group as well. Thank you. Bye.